आपके पास तीन में से जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:6। बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है एक स्कूल में वो 7:6 का रेशियो है। 7:6 के रेशियो होने का बॉयज इज टू गर्ल्स के 7:6 रेशियो होने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स से आंसर 7/6 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस स्कूल में टोटल 13 लोग हैं तो 13 में से 7 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्कूल में टोटल 26 लोग हैं तो 26 में से 14 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्कूल में 52 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो 52 में से 28 बॉयज हैं और 24 गर्ल्स हैं। ठीक है। और हमेशा ये याद रखो कि नंबर ऑफ बॉयज को नंबर ऑफ गर्ल्स से जब डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर जो है वो 7/6 आएगा। अगर आप 7 डिवाइडेड बाई 6 करो तो 7/6 आंसर है। 14 डिवाइडेड बाई 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 12 अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो भी 7/6 ही बनेगा। इसी तरह से 28 को डिवाइड करोगे 24 से, 28 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो 7/6 ही बनेगा। तो इसने ये नहीं लिखा कि स्कूल में 13 स्टूडेंट्स हैं, मगर उसने लिखा कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:6 है। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स से आंसर जो आएगा वो 7/6 के बराबर आएगा। फिर लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इंक्रीज बाई 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली इन 1 ईयर। अगर एक साल में नंबर ऑफ बॉयज 10% से और नंबर ऑफ गर्ल्स 15% से इंक्रीज हो जाएं, द नंबर ऑफ बॉयज विल एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स बाई 120। तो जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 120 ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर ये ईयर नंबर 1 था, ये पहला साल था। ठीक है। अब आ गया ईयर नंबर 2, यानी कि दूसरा साल आ गया। ईयर नंबर 2 आ गया यानी कि दूसरा साल आ गया। उसे ये कहा कि भाई अगर एक साल बाद अगर एक साल बाद अगर एक साल बाद यानी कि ईयर नंबर 2 में नंबर ऑफ बॉयज जो है ना वो 10% से इंक्रीज हो जाए। नंबर ऑफ बॉयज 10% से इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अगर पहले नंबर ऑफ बॉयज बी थे तो अब बी प्लस 10% ऑफ बी हो जाए, बी प्लस 10% ऑफ बी हो जाए, यानी कि 1.1 बी हो जाए। देखिए किसी चीज़ को अगर 10% से बढ़ाना है तो मैं उसमें उसी का 10% ऐड करता हूँ। किसी चीज़ को अगर 10% से इंक्रीज करना है तो मैं उसमें उसी का 10% ऐड करता हूँ। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ को मुझे 10% से इंक्रीज करना है अगर नंबर ऑफ बॉयज़ को मुझे 10% से इंक्रीज करना है तो मैंने बी में बी का 10% ऐड किया। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ को मुझे 10% से इंक्रीज करना है तो मैंने बी में बी का 10% इंक्रीज किया, और जब मैं बी में बी का 10% इंक्रीज करूंगा तो वो 1.1 बी बनेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि जी हैं, अगर उसको मैं 15% से इंक्रीज करूं तो जी प्लस जी का 15%। 15% का क्या मतलब होता है, कैलकुलेटर पर आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 15% कितना बनेगा। 15% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 100। 15% का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.15। 15% का मतलब होता है 0.15। तो जी यानी कि 1 जी प्लस 0.15 जी, तो अगेन ये बन जाएगा 1.15 जी। ये बन जाएगा 1.15 जी। वापस से पढ़ते हैं। उसने लिखा है द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज 7:6। बॉयज इज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो एक स्कूल में 7:6 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इंक्रीजेस बाय 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली इन 1 ईयर। अगर नंबर ऑफ बॉयज 10% से इंक्रीज हो जाए और नंबर ऑफ गर्ल्स 15% से इंक्रीज हो जाए, यानी कि बी जो है वो बी प्लस 10% बी यानी कि 1.1 बी हो जाए, और जी जो है वो जी प्लस 15% जी यानी कि 1.15 जी हो जाए रिस्पेक्टिवली इन 1 ईयर, द नंबर ऑफ बॉयज विल एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स बाई 120। तो जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे यानी कि ये 1.1 बी जो होंगे, ये नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा होंगे। ये नंबर ऑफ गर्ल्स से 120 ज्यादा होंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1.1 बी जो है वो 1.15 जी के बराबर होगा।
यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक साल बाद जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे जो कि 1.1 बी है, वो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि 1.15 जी के बराबर होंगे? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज जो कि 1.1 बी है, वो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि 1.15 जी के बराबर होंगे? क्या कह सकता हूँ ऐसा? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। इसलिए क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज विल एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 120। The number of boys will exceed the number of girls by 120। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो गर्ल्स से 120 ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब 1.1 बी 1.15 जी के बराबर नहीं होगा। 1.1 बी यानी कि नंबर ऑफ बॉयज 1.15 जी यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर नहीं होंगे। बल्कि क्या होगा? कौन सी साइड ज्यादा है? बॉयज वाली साइड ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर बॉयज जो हैं वो 400 हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 280। मिसाल के तौर पर अगर बॉयज जो है वो 300 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 180। है ना? तो ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है। लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स में 120 लोगों को और ऐड कर दूं, अगर इक्वेशन बनाने के लिए नंबर ऑफ बॉयज में मैं 120 लोगों को और ऐड कर दूं, हाँ, अब ये इक्वेशन बन गया कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स जमा 120 के बराबर है। नंबर ऑफ जो बॉयज हैं जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स जमा 120 के बराबर हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, जितने बॉयज हैं वो बॉयज जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स में अगर 120 ऐड कर दिया जाए तो उसके बराबर होगा। ये बात समझ में आती है? तो हमने लिख दिया 1.1 बी यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 1.15 जी यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 120। अच्छा, अब इसने पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल में टोटल कितने बच्चे पढ़ते थे, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे, स्कूल में कितने लोग पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिलाकर, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर टोटल कितने लोग थे, ये हमें बताना है। ठीक है जी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है 1.1 बी इज इक्वल्स टू 1.15 जी प्लस 120। अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये भी एक इक्वेशन है ना। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 7/6 जी। अगर g जो है वो डिनोमिनेटर से राइट साइड पर आएगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये 1 है और ये 2 है। अब पुट 2 इन 1 कर लो, दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन में डाल दो, यानी कि b की जगह 7/6 जी लिख दो, तो ये हो जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 7/6 जी इज इक्वल्स टू 1.15 जी प्लस 120। अच्छा, फिर ये बन जाएगा 7.7/6 जी इज इक्वल्स टू 1.15 जी प्लस 120। अच्छा, फिर ये बन जाएगा 7.7 डिवाइडेड बाई 6 जी माइनस 1.15 जी इज इक्वल्स टू 120। अब कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। अगर हम 7.7 डिवाइडेड बाई 6, 7.7 डिवाइडेड बाई 6 आता है 1.283333333333 माइनस 1.15। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 0.13333333 जी इज इक्वल्स टू 120। तो जी कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाय आंसर, 120 डिवाइडेड बाय आंसर यानी कि जी आ रहा है 900। जी आ रहा है 900। ठीक है, जी की वैल्यू 900 आ रही है, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू आ रही है वो 900 आ रही है। तो अब नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अब नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 7/6 इंटू जी यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स। है ना? क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, हमें यहाँ से ये बात पता है ना कि बॉयज इज इक्वल्स टू 7/6 इंटू जी। और अब जी की वैल्यू जो है वो 900 है। तो बी की वैल्यू कितनी आती है? 900 मल्टीप्लाइड बाई 7/6।
यानी कि 1050, 1050। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस स्कूल में आज जो नंबर ऑफ बॉयज है ना, इस स्कूल में आज जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 1050 है। इस स्कूल में आज जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 1050 है। और इस स्कूल में आज जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, आज जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 900 है। इस स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 1050 है। और इस स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो 900 है। तो अगर नंबर ऑफ बॉयज 1050 है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 900 है, अगर नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 1050 है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो 900 है, तो इस स्कूल में आज आज टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1950। इस स्कूल में आज के दिन जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो 1950 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। इस स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज 1050, नंबर ऑफ गर्ल्स 900 और दोनों का एडिशन 1950। अब एक मसला मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। 1050 और 900, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, अगर मैं 1050 और 900 का डिफरेंस लेता हूँ, अगर मैं 1050 और 900 का डिफरेंस लेता हूँ, अगर मैं 1050 और 900 का फर्क लेता हूँ, तो इन दोनों का फर्क तो 150 आता है। अगर मैं 1900 अगर मैं 1050 और 900 का डिफरेंस लेता हूँ, तो ये डिफरेंस यानी कि बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो तो 150 आ रहा है। सवाल ने क्या कहा था? सवाल ने क्या कहा था कि डिफरेंस कितना आएगा? सवाल ने क्या कहा था कि डिफरेंस कितना आएगा, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? सर सवाल ने तो ये कहा था कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स से 120 ज्यादा होंगे। ये तो 150 ज्यादा है। इसका मतलब क्या मैंने गलत सॉल्व किया है? इसका मैंने मतलब क्या मैंने गलत सॉल्व किया है क्या? हाँ भाई, इसका मतलब क्या मैंने गलत सॉल्व किया है? नहीं, मैंने गलत सॉल्व नहीं किया। इसलिए गलत सॉल्व नहीं किया, सुनो जरा गौर से, इसलिए गलत सॉल्व नहीं किया क्योंकि ईयर नंबर 1 के नंबर ऑफ बॉयज थे 1050 और ईयर नंबर 1 की जो गर्ल्स थी वो थी 900। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंस जो आ रहा था वो आ रहा था 150। लेकिन उसने ये जो कंडीशन दी थी हमें कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स से 120 ज्यादा होंगे, वो ईयर नंबर 1 की कंडीशन थी। सॉरी, ईयर नंबर 2 की कंडीशन थी, एक साल बाद की कंडीशन थी। एक साल बाद नंबर ऑफ बॉयज से 1.1 बी, 1.1 बी का मतलब होता है 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1050। 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1050 का क्या मतलब होता है? 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1050 करो, ये आता है 1155। और गर्ल्स जो थी वो एक साल बाद हो गई थी 1.15 जी। 1.15 जी का मतलब है 1.15 मल्टीप्लाइड बाई 900। तो एक साल बाद नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई थी? 1.15 इंटू 900, 15% से इंक्रीज हुई थी ना, 1035। अब देखो सारा डिफरेंस। अब अगर तुम 1155 और 1035 का डिफरेंस देखते हो, 1155 और 1035 का डिफरेंस देखते हो तो वो 120 आता है। 1155 और 1035 के बीच का डिफरेंस देखते हो तो वो 120 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में जो डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो 120 ही आ रहा है। जो सवाल में आपको कंडीशन दी थी वो एक साल बाद की दी थी। जो सवाल में लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स से 120 ज्यादा होंगे, वो एक साल बाद का बोला था। लेकिन उसने ये बोला था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यानी कि वो आज की बात कर रहा था, अभी की बात कर रहा था। वो बोल रहा था स्कूल में अभी कितने बच्चे हैं। तो अभी तो 1050 और 900 यानी कि टोटल 1950 बच्चे हैं। हाँ, एक साल बाद अगर स्कूल के बच्चे पूछते, अगर वो पूछते एक साल बाद स्कूल में कितने बच्चे होंगे, तो 1155 और 1035। एक साल बाद कितने बच्चे होंगे? 1155 और 1035, यानी कि टोटल 2190 बच्चे होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और दोबारा से जब आप इसके रिकॉर्डेड लेसन देखेंगे तो मजीद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का बी, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है और इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाना आपके पेपर में बहुत 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 कम आता है, लेकिन फैक्टराइजेशन फिर भी आपके सिलेबस वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन एक हद तक आप थोड़ा बहुत सीख लो तो बेहतर है। अब फैक्टराइजेशन के लिए कुछ जनरल बातें लिखता हूँ। कुछ जनरल मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, फैक्टराइजेशन अगर किसी को कुछ भी नहीं पता फैक्टराइजेशन के बारे में या एक्सपेंशन के बारे में, तो उसने इस सवाल को जो मैं करवा रहा हूँ अभी, उससे पहले मेरे चैप्टर नंबर 2 वाले लेक्चर्स देखना है। और मैंने एक लेक्चर अपलोड करा हुआ है कि जिसमें मैंने बेसिक मैथ्स के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है, जिसमें फैक्टराइजेशन का सवाल था। और उस फैक्टराइजेशन के सवाल में मैंने बहुत सारी फैक्टराइजेशन की डिटेल में प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करी है। तो वो दो सवाल जरूर देख रहे हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। बहरहाल मैं यहाँ पर सॉल्व तो करूंगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में डिस्कस करूंगा। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेसिक मैथ्स में, इंटरमीडिएट वो ए लेवल में कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन पढ़कर आए होते हो, लिहाजा बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर लगाना नहीं चाहूंगा मैं। देखो, ये वाली फॉर्म हमेशा याद रखो कि एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। ये वाली फॉर्म हमेशा याद रखो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। ये वाली फॉर्म हमेशा याद रखो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। और ये वाली फॉर्म फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है। ये वाली फॉर्म फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है। ये वाली फॉर्म फैक्टराइज्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो दो चीजें हैं। एक चीज है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म और एक चीज है आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। एक चीज है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म और एक चीज है आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स बनाने के लिए हम जब तक कुछ सवालों की प्रैक्टिस नहीं करते तो फैक्टर्स बनाना हमें आसानी से नहीं आता। बहरहाल हम क्या करते हैं, देखो, हमारे पास जो पहली टर्म दी हुई है ना, उसमें एक्स की पावर 4 लिखी हुई है। लेकिन अगर हम नीचे ग्रीन 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 जो एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं, उसमें हमेशा 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 जो पहली टर्म होती है उसकी पावर 2 तक गई हुई होती है। मैं वापस से रिपीट करूंगा, हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसकी उसमें एक्स की पावर 4 तक जा रही है। लेकिन अगर नीचे ग्रीन 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 देखो तो उसमें हमेशा ए या पहली टर्म जो होती है उसकी पावर 2 तक जाती है। तो एक्स पावर 4 को मैं क्या करता हूँ, पहली टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स पावर 2 की पावर 2। एक्स पावर 2 की पावर 2। ऐसा क्यों किया? देखो, मैथमेटिकली एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स की पावर ए हो और इस पूरे की पावर बी हो, एक्स की पावर ए हो और इस पूरे की पावर बी हो, तो ये एक्स की पावर ए इंटू बी के बराबर होता है। लिहाजा एक्स की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 2 हो तो वो एक्स की पावर 4 के बराबर ही होता है। अब आखिरी वाली टर्म पर आओ, बीच वाली टर्म छोड़ दो। आखिरी वाली टर्म पर आओ। आखिरी वाली टर्म हमारे पास 9 वाई पावर 4 लिखी हुई है। लेकिन मुझे तो पावर चाहिए 2, क्योंकि अगर मैं अपने पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स की जनरल फॉर्म्स है उसमें बी की पावर देखता हूँ वो 2 तक जाती है। तो 9 वाई पावर 4 को कैसे इस तरह से लिख दूं कि पावर 2 बन जाए? मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 3 वाई पावर 2 की पावर 2। 3 वाई पावर 2 की पावर 2। 3 वाई पावर 2 की पावर 2 का मतलब हो गया कि जब ये एक्सपेंड होगा ना, 3 वाई पावर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब होगा 3 की पावर 2 और वाई पावर 2 की पावर 2, यानी कि 9 और वाई की पावर 4। एक और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, एक्स वाई ब्रैकेट में हो और पावर ए हो, तो इसका मतलब होता है कि एक्स की पावर भी ए है और वाई की पावर जो है ना वो भी ए है। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिकल बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो मैं रिकॉल रिकैप करवा रहा हूँ। सही है।
तो मैं 3y² की पावर 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं तो माइनस का निशान है, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 लगने जा रही है। अच्छा, बीच में क्या आना चाहिए? 2 × a × b। हमारे हिसाब से यहाँ पर जो हमने काम करे हैं सारे, हमारे हिसाब से a कितना है? x⁻²। और b कितना है? 3y⁻²। तो बीच में क्या आना चाहिए? 2 × a × b। 2 × a × b आना चाहिए। बीच में आना चाहिए 2 × a × b। बीच में आना चाहिए 2 × a × b। a हमारे लिए x⁻² है, b हमारे लिए 3y² है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यानी कि 2x² 3y², तो ये तो बनता है 6x²y²। ये तो बनता है 6x²y²। ये तो बनता है 6x²y²। 2 × 3 6 होता है ना। तो ये तो बन रहा है माइनस का 6x²y²। देखो, ए में मसला नहीं था, पहली टर्म में मसला नहीं था, जब इसको एक्सपेंड कर रहे थे यही बन रहा था। जब इसको एक्सपेंड कर रहे थे यही बन रहा था। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये नहीं बन रहा। जब हम 2x² 3y² को एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो वो तो माइनस का 6x²y² बनता है, वो माइनस का 22x²y² नहीं बनता। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बीच में अगर सॉल्व कर कर माइनस माइनस का 22x²y² बनता, बीच वाला हिस्सा अगर सॉल्व कर कर माइनस का 22x²y² बनता तो मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है? -6 का x²y²। यहाँ पर कितना बन रहा है? -6 का x²y²। भाई, हम -22x²y² की जगह -2x² 3y² नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। कितने का डिफरेंस है? 6 और 22 में कितने का डिफरेंस होता है? 6 और 22 में कितने का डिफरेंस होता है? 16 का। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ आगे अलग से 16x²y² लिख दूँ, ताकि इन तीनों पर प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई हो जाए। तीन प्रॉपर्टीज है ना। हाँ, ये अलग से, ये एक अलग चीज पैदा हो गई, इस प्रॉब्लम को अलग से देखते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, -22 का x²y² था, उसके दो हिस्से कर दिए। 6 एक जगह कर दिए, 16 एक जगह कर दिए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि प्रॉपर्टी नंबर 1 पर ये पूरी चीज कॉपी पेस्ट हो जाए। एक ही जगह x² है, उसके ऊपर पावर 2 है, -2 है, फिर a है, फिर b है, और b का स्क्वायर होना चाहिए, वो भी है। सिर्फ मसला ये आ रहा है कि ऊपर हमारे सवाल में माइनस का 22x²y² दिया हुआ था। 6 हमने बीच में लिख दिए, 16 हमने साइड पर छोड़ दिए। अब इस हिस्से के तो फैक्टर्स बन सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x² -3y² का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ रहा है 16x²y²। इस चीज को बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, थोड़ा अपना दिमाग ज्यादा लगाओ। देखो, हमने पहली जो 3 टर्म्स थी उसको कॉम्प्रेस कर कर उसको फैक्टर में चेंज कर दिया। हमने a - b² = a² - 2ab + b² वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर कर जो पहली 3 टर्म्स थी उसके लिए x² - 3y² का होल स्क्वायर कर दिया। लेकिन 16x²y² अलग से पैदा होगी। और मैंने इसी हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल में वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया है, जिसमें इसी तरह का एक सवाल आया है, तो वो भी काइंडली साथ साथ देखिएगा। ठीक है जी जनाब, समझ में आती है बात? अब एक और चीज हो सकती है। ठीक है। देखो यार, ये पूरी चीज जो है ना, इसके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर पावर क्या है? सर, इसके ऊपर पावर है 2। इसके ऊपर पावर है 2। बीच में क्या साइन है? माइनस का। बीच में क्या साइन है? माइनस का। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई ए चीज होगी जिसकी पावर 2 होगी, बीच में माइनस का साइन होगा, और फिर कोई बी चीज होगी जिसकी पावर भी 2 होगी।
तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये ए चीज हो गई, इसकी पावर हो गई 2, बीच में माइनस का साइन हो गया। ये जो 16x² वाई स्क्वायर है, इसको मैं 4xy होल स्क्वायर लिख देता हूँ। लिख सकते हैं ना? 4xy होल स्क्वायर का मतलब ही 4 × 4 16, x × x स्क्वायर और y × y वाई स्क्वायर। देखिए 4xy होल स्क्वायर जो है ना, अगर ब्रैकेट में तीन चार चीजें और उस पूरे के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है 4 की भी पावर 2, x की भी पावर 2, y की भी पावर 2। और 4 की पावर 2 का मतलब 16, x² वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको हम लिख सकते हैं x² -3y² -4xy, और x² -3y² +4xy। ठीक है, यानी कि एक जगह पर आ गया x² -3y² -4xy, और दूसरी जगह पर आ गया x² -3y² +4xy। ये कैसे आया सर? ये ऐसे आया कि इस पर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करी। प्रॉपर्टी नंबर 3 का थी a² - b² इज इक्वल टू a - b, a + b। a² - b² इज इक्वल टू a - b, a + b। तो अगर a² - b² a - b a + b है, तो इसी तरह से अगर x² -3y² a है और उसके ऊपर पावर 2 है, फिर माइनस का निशान है, और फिर 4xy जो है वो b है और उसकी पावर 2 है, तो हम उसके दो फैक्टर्स बना सकते हैं, एक माइनस के साथ, एक प्लस के साथ। मैं वापस से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो लेसन भी जरूर देखिएगा, जिसमें फैक्टर्स को मैंने डिस्कस किया है। आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार शायद फैक्टर्स कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है, जितना समझ आए उतना समझ लो। आपके पेपर का ये इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो भी पास हो जाते हो, लेकिन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। कितने लोग ऐसे हो जिनको ये समझ में आया? ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। हम हैंड आउट कौन सा कर रहे हैं? कुछ जो अभी अभी उठे होंगे, बेसिक मैथ्स वाला एक हैंड आउट है, गूगल ड्राइव का लिंक भी दिया हुआ है आप लोगों को, और आपके पास हैंड आउट भी आप लोगों को प्रोवाइड करा हुआ है, उसमें ये सवाल है। खैर, इसको आप दोबारा से जरा देखिएगा। मैं तीसरे पार्ट पर चलता हूँ। तीसरा पार्ट लिखा हुआ रहा है द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल्स टू -50,000 x + 1 मिलियन। द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल्स टू -50,000 x + 1 मिलियन represents the value of a car after x years. Find the slope of the line and interpret its meaning. Find the y-intercept and explain what it represents. नीचे कॉपी कर लेते हैं। देखो वो बोलता है कि भाई y इज इक्वल्स टू -50,000 x +1 मिलियन। ये एक इक्वेशन है जो वैल्यू ऑफ कार बताती है। ये एक इक्वेशन है जो वैल्यू ऑफ कार बताती है, यानी कि y जो है वो वैल्यू ऑफ कार है आफ्टर x ईयर्स। यानी कि x जो है वो क्या है? एज है, एज, यानी कि गाड़ी कितनी पुरानी है। कुछ x की वैल्यूज लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, और y की वैल्यूज लिखते हैं। अगर x 0 होगा तो y 1 मिलियन आएगा। x 1 डालो, 1 डालो, 1 डालो, तो 1 मिलियन -50,000, 9.5 लाख आएगा। x जो है 2 डालो, 2 डालो, 2 डालो, तो 1 मिलियन -1 लाख, 9 लाख रुपए आएगा। x जो है वो 3 डालो, 3 डालो, 3 डालो, तो 8.5 लाख आएगा। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जनाब? चल ये रहा है। अच्छा, उसने हमसे क्या पूछा था? वाई इंटरसेप्ट ढूंढो, एक्स इंटरसेप्ट ढूंढो, और उसके मतलब बताओ। चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, y इज इक्वल टू mx + c से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो हमारा m जो है ना वो -50,000 है, c जो है ना वो 1 मिलियन है। अच्छा, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट।
वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जब एक्स जीरो होता है तो वाई की क्या वैल्यू होगी? वो सी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सी जो है ना, वो ये बता रहे कि जब गाड़ी 0 ईयर्स पुरानी थी, अभी अभी आपने खरीदी थी, तब गाड़ी कितने की थी। देखिए इसका सवाल क्या था, इसका सवाल ये था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग, फाइंड द वाई इंटरसेप्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो सी जो है ना, वो आपको बता रहा है परचेज प्राइस या वैल्यू ऑफ न्यू कार, या वैल्यू ऑफ कार व्हेन इट वाज 0 ईयर्स ओल्ड। नई गाड़ी की वैल्यू, जितने की गाड़ी आपने खरीदी है उसकी वैल्यू, उस गाड़ी की वैल्यू जो नहीं हो, उस गाड़ी की वैल्यू जिसकी उम्र 0 साल हो। अच्छा, फिर 50,000 क्या बता रहे? एम 50,000 है, बता क्या रहा है? गाड़ी की जैसे जैसे उम्र, जैसे जैसे उम्र, जैसे जैसे उम्र एक 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 साल इंक्रीज होती रह रही है, वाई की वैल्यू 50,000 50,000 50,000 कम होती रह रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एम जो है ना, वो मुझे बता रहा है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कार आफ्टर ईच ईयर, या एवरी ईयर कर दो। रिडक्शन ऑफ वैल्यू इन कार एवरी ईयर, हर साल गाड़ी की वैल्यू कितने से कम होती है, एम हमें ये बात बता रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि एम 50,000 है, अगर एक से इंक्रीज होता है, गाड़ी की साल एक से, गाड़ी की एज एक साल से इंक्रीज होती है, तो वाई की वैल्यू 50,000 से डिक्रीज होती है। जनाब, क्या ये बात समझ में आती है? कोई मसला? उम्मीद है कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।